फैक्टर वाला, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है जितने ही ब्रांच के मतलब स्टूडेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल को छोड़ के ज़्यादा डिटेल में किसी को नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ और इलेक्ट्रिकल वालों को भी उतना डिटेल में पढ़ना नहीं है इस चैप्टर में, उनकी इच्छा है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जितना दे रहा हूँ बता रहा हूँ उससे एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो वो उससे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। उतनी एक्स्ट्रा मेहनत से कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं बढ़ जाएंगे, 1 नंबर बढ़ जाएगा बस, 1-2 नंबर बस, या आधा 1 नंबर, ठीक है। तो एक्स्ट्रा मेहनत उतने करने से कोई फायदा नहीं है, जितना है जितना बता रहा हूँ इतना ही संक्षेप में बिल्कुल आपको उतना ही हेल्प करेगा एनर्जी कंजर्वेशन में मार्क्स लाने में, ठीक, क्योंकि ये सब्जेक्ट सबके लिए कॉमन है, ठीक। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए पढ़िएगा, ठीक है। वो चीज़ें ही पढ़नी है इसमें जो सबको समझ में आएंगी, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो आज हम लोग लास्ट में ये पढ़ा थे पावर फैक्टर का, ठीक है। पावर फैक्टर क्या था, किलोवाट अपॉन केवीए हम लोग कर देते हैं, या फिर किलो हटाओ दोनों में से, वाट अपॉन वोल्ट एम्पियर, ठीक है। कितना वोल्ट का सप्लाई दे रहा है और कितना एम्पियर वो ले रहा है उसका मल्टीप्लाई कर दो तो वोल्ट एम्पियर आ गया, और ऊपर वाट, ठीक है, ऊपर वाट रहेगा तो वाट अपॉन वोल्ट एम्पियर कर देंगे तो हमारा पावर फैक्टर आता है, ठीक। उसके बाद हम लोग को जो पढ़ना है इसी पावर फैक्टर के बारे में पढ़ना है कि ये पावर फैक्टर लो कैसे हो जाता है, इसके बाद हम लोग उसको इम्प्रूव कैसे करते हैं, ठीक है। और लो करने से क्या क्या घाटा होता है और इम्प्रूव करने से ऑब्वियस सी बात है इम्प्रूव हो रहा है तो फायदा हो रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से आप इसको देखोगे कि जो पूरा पावर का फॉर्मूला होता है वो इससे निकाल लो आप, ठीक है। जब पावर फैक्टर टू किलोवाट इनटू केवीए है तो आप ये देख सकते हो कि किलोवाट का मतलब पावर हो गया आपका, ठीक है, एक्टिव पावर, ठीक। एक सेकेंड, क्लास के बीच में लोग आते हैं, दिक्कत होती है, ठीक। तो किलोवाट जो है वो हमारा एक्टिव पावर हो गया, ठीक। तो ये हमारा एक्टिव पावर हो गया, ठीक, स्मॉल ए, और कैपिटल ए जो है वो अपरेंट पावर, टोटल पावर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा एक्टिव पावर है इस इक्वल टू क्या होगा, पावर फैक्टर का केवीए से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे फॉर्मूले में तो क्या होगा हमारा वोल्ट एम्पियर, के हटा दो अभी, वोल्ट एम्पियर इंटू कॉस फाई, ठीक। तो एम्पियर को हम लोग ए तो लिखते नहीं, एम्पियर को हम लोग क्या लिखते हैं, एम्पियर को हम लोग लिखते हैं आई, ठीक है, आई से डिनोट करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे आई लिख देंगे, ठीक है। वो जो जिन्होंने बनाया ये सब ज्यादा जाके उनसे संपर्क करो, ठीक है, जिन्होंने बनाया है, ठीक है। अभी आप लोगों को पढ़ना है इसके बारे में। तो अभी क्या है कि पी जो एक्टिव पावर है वी आई कॉस फाई है, तो पावर फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन किस में होता है, जो तुम्हारा टोटल जो अपरेंट पावर है, वी आई क्या है, अपरेंट पावर है, कैपिटल ए वी आई, ठीक है। अपरेंट पावर में जब आप पावर फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा एक्टिव पावर आ जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से अगर पावर फैक्टर हमारा क्या बोलते हैं ज्यादा रहेगा, ठीक है, अगर पावर फैक्टर हमारा ज्यादा रहेगा तो एक्टिव पावर भी हमारा ज्यादा रहेगा, सीधी बात है, ठीक है। इसमें बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है समझने में। और पावर फैक्टर अगर कम रहेगा तो एक्टिव पावर भी कम रहेगा, ठीक है। और एक्टिव पावर ही हम लोग जो रनिंग कंडीशन में हम लोग वही यूज करते हैं, ठीक है, बल्ब हर जगह वही यूज होता है, एक्टिव पावर ही यूज होता है। रिएक्टिव पावर सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको बताया था टू क्रिएट एंड मेंटेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाती है एक बार, ठीक है, उसके बाद फिर रिएक्टिव पावर का काम खत्म हो जाता है, वो कोई काम नहीं आती है, ठीक है, वो यूज ही नहीं होती है, ठीक है। और रनिंग कंडीशन में सिर्फ एक्टिव पावर यूज होती है, सिर्फ एक्टिव पावर ही यूज होती है, इसलिए एक्टिव पावर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिएक्टिव पावर भी इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग करने के लिए बिना उसके स्टार्टिंग ही नहीं होगी, स्टार्टिंग होगी भी तो बहुत ज्यादा ही एफिशिएंसी कम हो जाएगी, तो रिएक्टिव पावर जरूरी होती है, ठीक है, स्टार्टिंग। और जब ऑन और ऑफ होता है तब रिएक्टिव पावर का काम आता है, लेकिन रनिंग कंडीशन में हमारा एक्टिव पावर का ही काम आता है। तो रनिंग कंडीशन में पावर फैक्टर अगर हमारा ज्यादा है तो एक्टिव पावर हमें ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो मान लो आपका पावर एक्टिव पावर यहाँ पे V इंटू आई जो है, मान लो वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो
सिंपल टर्म ले ले रहे हैं, लेकिन वोल्टेज हमारा 230 वोल्ट होता है, ठीक है, नॉर्मली घर में, ठीक। तो हम लोग 230 के बजाय चलो 230 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लो आप एम्पियर ले रहे हो 1 एम्पियर, ठीक है, वोल्टेज आप इतना अप्लाई किए, 1 एम्पियर आपका जो, मान लो कोई भी चीज आप चला रहे हो 1 एम्पियर ले रही है वो, ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लो, वो 1 एम्पियर ले रही, हमारा बल्ब ले रहा है 1 एम्पियर ले रहा है, और उसमें पावर फैक्टर, अगर पावर फैक्टर जो है वो 0.5 का है, ठीक है, 1 से कम होता है, बताया था मैंने। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 230 इंटू 0.5 यानी 230 का आधा हो जाएगा, ठीक है, तो यानी 115 वॉट। तो इससे हमें क्या मिल रहा, 115 ही वॉट एक्टिव पावर हमें मिल रही है, ठीक है। तो 115 ही वॉट, अगर मान लो 100 वॉट का बल्ब होगा तो वो आराम से चलेगा, लेकिन 200 वॉट का बल्ब होगा तो फिर उसको कठिनाई होगी, ठीक है, चलने में। तो इसका मतलब यही है कि अगर 0.5 होता तो बड़ी दिक्कत है, अगर यही 0.5 की जगह यहाँ पे हमारा अगर ये मान लो 1 होता, 1 तो कभी होता नहीं है, लेकिन मान लो 1 होता तो हमें पूरी पूरी 230 क्या मिलती, पूरी पूरी 230 जो वॉट है पावर पूरी पूरी मिलती, ठीक है, पूरा 230 वॉट मिलता, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल रहा होगा न्यूमेरिकली, मैंने प्रूफ कर दिया यहाँ पे कि अगर पावर फैक्टर ज्यादा रहेगा तो आपको पावर भी ज्यादा मिलेगी, ठीक है, सीधी सी बात है, ठीक। बहुत बड़ी दिक्कत समझने वाली वो चीज नहीं है, तो पावर फैक्टर ज्यादा होना चाहिए हमेशा। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये जो पॉइंट है पावर फैक्टर वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आने वाला है, ठीक है। इसमें हम लोग नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसी में वो क्या है, पावर फैक्टर अब खराब क्यों हो जाता है, ठीक है, पावर फैक्टर खराब या लो क्यों हो जाता है, खराब का मतलब लो होना, ठीक है, लो होने का मतलब खराब, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे अगर वो क्यों हो जाता है, तो पहली बात, पहला रीजन इसका, ठीक है, रीजन क्या है, पहला मोटर्स, जो हम लोग मोटर यूज करते हैं, मोटर डोमेस्टिक लाइफ में रेसिडेंशियल एरिया में उतना तो यूज नहीं होता, बस हम लोग नॉर्मली क्या मैक्सिमम फैन है, कूलर है, समर्सिबल है, ठीक है, और एसी में जो कंप्रेसर लगा होता है उसमें मोटर लगे होते हैं, ठीक है। तो ये 4 जगह के अलावा, 4 मोटर के अलावा मैक्सिमम हमें लगता नहीं और कोई मोटर होते होंगे डोमेस्टिक में, ठीक है, और कोई मोटर होते नहीं है नॉर्मली, ठीक है, डोमेस्टिक में, इतने इन चारों के अलावा। लेकिन इंडस्ट्रीज में क्या होता है, तो इन चारों से उतना फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत क्या होता है, पावर फैक्टर गिर जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं गिरता, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर आप इंडस्ट्री पहुंच जाओ तो एक इंडस्ट्री में ना, तो एक पावर प्लांट की तो बात छोड़ो कि इनको इंडस्ट्री मान लो कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, यहाँ पास में आपका गेल है, गेल पाता औरिया में, उसके बाद और भी कानपुर जो इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक, वहां पे चले जाओगे तो बहुत सारे बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, और टोबैको है, सब इन सब जितने छोटे छोटे प्लांट हैं, इन सब में हर जगह मोटर्स यूज हो रही है। मोटर क्यों यूज होती है भाई, हर जगह सामान को इधर से उधर शिफ्ट करना है, कुछ कटिंग करनी है, कुछ करनी है, इधर से उधर हिलना है, ऑटोमेटिक सामान या कुछ भी करना है, तो मोटर तो यूज होनी है, ठीक। तो इस वजह से मोटर ज्यादा यूज होती है। अब मोटर क्या होता है, मोटर में होती है वाइंडिंग्स, ठीक है, तो वाइंडिंग की वजह से क्या होता है, वाइंडिंग मतलब कॉपर की वाइंडिंग लपेटी जाती है, तो वाइंडिंग की वजह से क्या होता है, वो एक तरीके से करंट को लैग कराता है। इसका मतलब इतना नहीं आपको समझना है, बस एक तरीके से जान लो कि वो पावर फैक्टर कम कर देता है। तो आपको लिखना क्या है, द यूज ऑफ सिंगल फेज मोटर एंड 3 फेज मोटर लीड कॉज या फिर लीड द लो पावर फैक्टर इज द कॉज ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द लो पावर फैक्टर, ठीक है, ऐसे करके आपको लिख देना है, ठीक। तो ये हमारा पहला रीजन है। दूसरा रीजन क्या है, वेरिंग लोड इन पावर सिस्टम। दूसरा रीजन ये है कि जो पावर सिस्टम में होता है, पावर सिस्टम जो हम लोग का पूरा सिस्टम बना है, जो हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, पावर सिस्टम जो अपना पूरा सिंगल लाइन डायग्राम पढ़ा था, उसमें पूरे पावर सिस्टम में जब लोड होता है, लोड कौन कौन है, जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में लोड जा रहा है और फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा 11 kV 6.6 kV 3.3 ऐसे इसमें जो जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं, और जो हम लोग डोमेस्टिक में आ रहे हैं 400 वोल्ट और 230, ये सब जो है, अगर इनमें लोड कोई वेरी हो रहा है, ठीक है, इनमें अगर लोड में वेरिएशन आ रहा है, तो फिर ये जो वेरिएशन आ रहा है ना, ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है, ठीक, क्योंकि इसकी वजह से हमारा
जो मेन सोर्स है जहां से पावर जनरेट हो रही है, ठीक है, वहां पे जो टरबाइन है उसकी स्पीड स्लो कम अपने आप थोड़ा बहुत होती रहती है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे भी हमारा पावर फैक्टर इफेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द लो लोड पीरियड, जब लोड कम रहता है सप्लाई वोल्टेज इज इंक्रीज, तो जब लोड कम रहता है यानी करंट कम रहता है तो सप्लाई जो वोल्टेज है वो बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से हमारा पावर फैक्टर घट जाता है, ठीक है। इसके बाद जो ये लिखा हुआ मैग्नेटाइजिंग करंट, ये आप लोग काट सकते हो, लिख सकते हो सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज विच कॉजेस डिक्रीज इन पावर फैक्टर, बस, ठीक है। तो कुछ गलत नहीं लिख रहे हो आप, ठीक है, बस आप उसको बीच में से थोड़ा सा शॉर्ट कर दे रहे हो, ठीक है, स्किप कर दे रहे हो, क्योंकि वो आपके समझ की चीज पर है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो चीज मैग्नेटाइजिंग करंट आपको नहीं पढ़ना है। आपको वोल्टेज समझ में आता है, सप्लाई वोल्टेज इज इंक्रीज एंड हेंस देयर इज डिक्रीज इन द पावर फैक्टर, ठीक है। तो ये आपको करके 2 लाइन इसमें लिख देनी है। उसके बाद इंडस्ट्रियल हीटिंग फर्नेस जो होती है उसमें भी हमारा, उसका यूज करने से हमारा पावर फैक्टर कम होता है। फिर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज लैंप होते हैं, जो लैंप्स होते हैं जिसमें आपका मतलब गैस होती है, एक सोडियम लैंप होते हैं, ठीक है, और एक दूसरे टाइप के और भी लैंप आते हैं, सोडियम वाले येलो लैंप होते हैं, ग्रीन वाले भी आते हैं, उनका मुझे नहीं याद आ रहा नाम, ठीक है। तो डिस्चार्ज लैंप होते हैं, उनसे उनकी वजह से पावर फैक्टर बहुत लो हो जाता है, ये बिल्कुल आप मानो, जो लैंप है उनकी वजह से पावर फैक्टर बहुत लो होता है, ठीक, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, आर्क होता है, आर्किंग होती है उसके अंदर, जब वो जलते हैं, जब वो स्टार्ट होते हैं तो उसके अंदर चोक लगा होता है, तो वो आर्क प्रोड्यूस करता है, तो आर्क की वजह से अंदर की जो गैस होती है फ्लैश होती है, तो फिर वो जलने लगता है, ठीक है, एलिमेंट जो होता है उसके अंदर, तो उसकी वजह से पावर फैक्टर बहुत ही गिर जाता है, ठीक है, क्योंकि करंट बहुत लैग हो जाती है, पावर फैक्टर गिर जाता है। तो आपको जो मेन पॉइंट है जहाँ बोल्ड में लिखे हुए हैं, जो 1 2 3 4 5 6, उनके वर्ड्स कीवर्ड को तो बिल्कुल आपको पकड़ लेना है, कीवर्ड, ठीक है। उसके बाद अब लिखते क्या हो वो बहुत दूसरी सेकेंडरी चीज है, कीवर्ड तो पकड़ लेने हैं आपको, ये कीवर्ड सारे पकड़ने हैं आपको, ठीक है। ये हो गया। फिर ट्रांसफार्मर की वजह से भी लैग होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर भी वाइंडिंग होती है, ठीक है, खूब सारी। फिर हार्मोनिक करंट होती है, बस ना, हार्मोनिक करंट क्या होता है, कैसे होता है, आपको जानने की जरूरत नहीं है, हार्मोनिक करंट की वजह से पावर फैक्टर डिक्रीज होता है, बस इतना जान लो। ये आपको पॉइंट बस याद रखनी है। उसके बाद इसकी वजह से हो क्या रहा है, डिक्रीज होने की वजह से हो क्या रहा है, ठीक है। तो डिक्रीज होने की वजह से मैंने आपको अभी एग्जांपल देके बताया है, सबको अभी आना है, रद्दी वाले सब, अच्छा पंकज राजपूत है। मैं स्टूडेंट्स को कुछ नहीं कह रहा था, मैं सामने जो गली में रद्दी वाले घूम रहे हैं उनको कह रहा हूँ, सब अभी कुछ लोग अभी आते हैं 10 बजे, सबकी ड्यूटी 10 बजे चालू हो जाती है। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है कि जो डिसएडवांटेजेस हैं लो पावर फैक्टर का, वो मैंने अभी आपको एग्जांपल देके बताया कि अगर पावर फैक्टर लो रहेगा तो हमें जो एक्टिव पावर जो मिल रही होती है ना, वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि पावर का जो एक्टिव पावर है वो हमारी VI cos फाइव होता है, cos फाइव ही हमारा पावर फैक्टर है, जब ये लो होगा तो पावर एक्टिव पावर भी कम हो जाएगी, तो ये हमारा डिसएडवांटेज तो है ही, ठीक है। तो ये सबसे मोटी चीज तो आप यही समझ लो, डिसएडवांटेज है लो पावर फैक्टर की वजह से। उसके बाद इसको आप और कैसे एलैबोरेट कर सकते हो, अगर पूछ लिया जाए क्या लिखोगे आप इसमें कि कॉपर लॉस बढ़ जाता है, ठीक है, जो हमने लॉस पढ़े थे, कंडक्टर लॉस पढ़े थे, ठीक है, पावर लॉस जो पढ़ा था, ठीक है, हम लोग लॉसेस में जो पढ़े थे टेक्निकल लॉस में, तो उसमें हमने उसमें पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें हमारा कॉपर लॉस बढ़ जाता है, ठीक। कॉपर लॉस है, कंडक्टर लॉस आप लिख देना, कॉपर भी एक टाइप का कंडक्टर ही है, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। जिसको लग रहा है कॉपर सर ने नहीं पढ़ाया था, सर ने कंडक्टर बोला था, तो आप कंडक्टर लिख दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो बात तो वही निकल के आएगी, I2R लॉस ही है, ठीक। तो यहाँ पे लार्ज लाइन लॉस या फिर कंडक्टर लॉस लिख सकते हो। सेकंड क्या है, उसका बैड इफेक्ट क्या होगा, और उसका बैड इफेक्ट ये होगा कि हम लोग को जब पावर कम जा रही होगी, ठीक है, पावर फैक्टर लो है, तो हम लोग को पावर लॉस ज्यादा हो रहा होगा, और पावर जो हम लोग भेजना चाह रहे हैं, उस इक्विपमेंट को देना चाह रहे हैं, उतनी इक्विपमेंट उसको नहीं मिल रही है, ठीक है, तो उसकी वजह से हम लोग को, और जब उसको नहीं मिल रही है
तो हम लोग को जितना काम करवाना है उससे उतना काम वो कर नहीं पा रहा है। ठीक है, तो हम लोग को जब ज्यादा काम कराना है तो हम लोग को फिर बड़ी रेटिंग की मतलब ज्यादा ज्यादा वॉट का या फिर ज्यादा क्या बोलते हैं एचपी का कोई मोटर या फिर आप लगाना पड़ेगा। उतना ही काम करने के लिए ज्यादा एचपी का मोटर लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? जैसे आपका काम 0.75 एचपी से सबमर्सिबल से हो जाता है, लेकिन पावर फैक्टर लो आएगा फिर आपको 1.5 एचपी का लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जाके वो काम कर पाएगा उतना। ठीक है, एट द एंड तो हमें क्या चाहिए? एट द एंड हमें वर्क चाहिए। ठीक है, एट द एंड हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें वर्क चाहिए। वर्क हमारा होना चाहिए ना। ठीक है, वर्क हमें कराने के लिए हमें लार्ज केवीए रेटिंग वाले इक्विपमेंट साइज को लगाना पड़ेगा, तो उसका उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, डिसएडवांटेज है ये। ठीक, मतलब ये बैड इफेक्ट है किसका? लो पावर फैक्टर का बैड इफेक्ट पड़ रहा है हम लोग। इसके बाद इसकी वजह से और क्या क्या होगा? इसकी वजह से हमारा ये होगा कि हमें जो कंडक्टर साइज है वो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा ज्यादा कंडक्टर साइज करना पड़ेगा, क्योंकि पावर फैक्टर के कम होने से जो करंट होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो P इक्वल टू वी आई को सब इसी फॉर्मूले से हो रहा है। ठीक, कॉस फाई है, तो अगर आप आई को एक तरफ कर दो, ठीक है, और P अपॉन वी कॉस फाई। ठीक, तो देख रहोगे आप कि आई और कॉस फाई में क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन, उल्टा रिलेशन है। ठीक है, इन सबको कांस्टेंट ले लो तो क्या आ जाएगा? आई इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई कॉस फाई। ठीक, तो कॉस फाई अगर गिरेगा तो आई बढ़ेगा। ठीक है, तो आई हमारा बढ़ रहा है। ठीक, करंट हमारा बढ़ रहा है, तो उस करंट जो करंट बढ़ रहा है उसको हमें एकोमोडेट करने के लिए उस करंट बढ़े हुए करंट को हम लोग को उतने कंडक्टर से पास तो होगा नहीं। जो पहले कंडक्टर लगाया पतला सा, तो हम लोग को ज्यादा मोटे कंडक्टर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, उसका कॉस्ट ही बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये सारे हमारे, इसको आपको दिमाग में अंडरस्टैंड कर लेना है एक बार कि ये सब फॉर्मूले जो हैं छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, उनको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, बहुत बार बार मैं वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, आप उसी फॉर्मूले को बार बार समझो, बस और कुछ नहीं है। उसके बाद और क्या होता है? पुअर वोल्टेज रेगुलेशन, इसकी वजह से ये भी होता है। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सारे ब्रांचेस को प्रैक्टिकल वाले को पता होगा, आप लोगों को कोई जरूरत नहीं पढ़ने की। पुअर वोल्टेज रेगुलेशन है। ठीक, ये लिख देना, आप कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लास्ट में लिख दोगे लो एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी लो हो जाती है, तो ये तो सीधी कॉमन सेंस की बात है। जब लॉस बढ़ रहा है, ठीक है, मान लो 0.5 पावर फैक्टर है। 0.5 पावर फैक्टर क्या मतलब है? 50% आपकी पावर कम हो गई ऑटोमेटिक। ठीक है, 0.8 पावर फैक्टर का मतलब क्या है कि 80% आपकी पावर फैक्टर मिल रही है आपको, 80% पावर ही मिल रही है, 20% लॉस हो गया। ठीक है, पावर फैक्टर सीधे सीधे आपका परसेंटेज बताता है कि 0.9 है तो आपका 90% पावर मिल रही है, 10% नहीं मिल रही है। ठीक है, वेस्ट हो गई वो 10%। ठीक है, जितनी ज्यादा हाई होगा, ठीक है, उतना एफिशिएंसी हाई होगी, जितना ज्यादा लो होगा पावर फैक्टर उतनी एफिशिएंसी लो होगी। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है लो एफिशिएंसी वाला। उसके बाद और क्या क्या है इफेक्ट? बैड इफेक्ट, और ये एफिशिएंसी एक बैड इफेक्ट और आ गया, पेनल्टी भी लग सकता है। ठीक है, आपने एक हमने पढ़ा था टैरिफ देखा था हम लोगों ने, पावर फैक्टर टैरिफ, उसका नाम देखा था पावर फैक्टर टैरिफ। वो पावर फैक्टर के ऊपर काम करता है टैरिफ। ठीक है, और पढ़ा भी था हम लोगों ने कि अगर किसी के कंज्यूमर के यहाँ पावर फैक्टर अगर बहुत ज्यादा ही उसने लो करके रखा तो उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी, और किसी के हाई होता है कंटिन्यूसली उसका पावर फैक्टर हाई है, उसको रिवॉर्ड भी मिलते हैं। ठीक है, उसको कुछ छूट मिल जाती है। ठीक है, रिबेट मिल जाता है। तो ये सब चीजें पावर फैक्टर का लो होंगी तो हमें क्या देना पड़ेगा? पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, पेनल्टी किसके अकॉर्डिंग? पावर फैक्टर टैरिफ है, उसको अप्लाई किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, ये नॉर्मली नहीं होता है ऐसा, लेकिन कंटिन्यूसली जब पावर फैक्टर कहीं किसी के यहाँ कम देखने को मिलेगा तो फिर उसके ऊपर लगा दिया जाएगा ये चीज। ठीक है, उस टैरिफ को इम्पोज कर दिया जाएगा, वो टैरिफ उसके ऊपर लगा दिया जाएगा उस कंज्यूमर के ऊपर। ठीक है, नॉर्मली नहीं लगता है ये सब चीजें। ठीक, उसके बाद अब इसको इम्प्रूव करना जो मेन टॉपिक है। ठीक है, अभी अब समझ गए कि पूरा बैकग्राउंड समझ गए हम लोग कि पावर फैक्टर क्यों जरूरी है, अच्छा होना। ठीक है, तो हम इसको करें। अब तो ये हो गया कि
प्रॉब्लम्स बता दी हम लोगों ने, ठीक है, प्रॉब्लम्स पूरा हम लोगों ने सुना दिया कि प्रॉब्लम्स ये हो रही है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, सब कुछ बहुत कुछ हो रहा है हमारी प्रॉब्लम से, ठीक। तो अब उससे हम लोग कैसे क्या बोलते हैं डील करेंगे, ठीक। सबसे पहले क्लास मुझे एक बात बताइए, आप लोग का इलेक्ट्रिकल का कोई नेक्स्ट लेक्चर है अभी 11 बजे से कि नहीं है? कोई इलेक्ट्रिकल का बता दे। अभी तक तो नहीं है कोई नोटिस तरह से। मैकेनिकल और सिविल वाला कोई बता दे। सर अभी तक तो नोटिस नहीं है, लेकिन क्लास है सर 11 बजे से। अच्छा ठीक है, तो अगर कोई नोटिस जब तक नहीं आती है, ठीक है, तीनों में से अगर किसी की भी एक की नोटिस आ जाएगी तो क्लास हम लोग बंद कर देंगे, ठीक है। नहीं आएगी तो क्लास 15-20 मिनट एक्स्ट्रा चलेगी, ठीक है, समझ गए सब लोग? 15-20 मिनट एक्स्ट्रा चलेगी, ठीक। अगर नहीं आती है, यस सर। किसी एक की भी नहीं आती है, अगर किसी एक की भी आ गई तो क्लास हम लोग डिसमिस कर देंगे, शाम को रख देंगे क्लास। तो लेकिन आज रही, कल वाली हो नहीं पाई थी, तो हम लोग कई अदर फैकल्टीज का टाइम क्लैश हो रहे थे, ठीक है, आज हम लोग कर देते हैं। तो आज क्या है, इसके बाद क्या मेथड्स, हम लोगों ने प्रॉब्लम्स को देख लिया, ठीक है, उसकी वजह से क्या क्या हम लोग को फाइनेंशियल लॉस हो रहा है वो भी देखा हमने, ठीक है, बहुत सारे लॉस हो रहे हैं, इक्विपमेंट हम लोग को महंगे खरीदने पड़ रहे हैं, ज्यादा साइज खरीदने पड़ रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारा लॉस हो रहा है। तो उतने लॉस को अगर हम लोग को अब डील करना है तो डील कैसे करें, ठीक है, हम लोग को उसके साथ कैसे डील करना है। तो अब ये मेथड्स हैं डील करने के। पहला मेथड है स्टैटिक कैपेसिटर, दूसरा है सिंक्रोनस कंडेंसर, तीसरा है फेस एडवांसर, ठीक है। चौथा एक और आप अपने मन में समझ लो कि हाई पावर फैक्टर मोटर यूज करो, ठीक है, हाई पावर फैक्टर मोटर यूज करो, ठीक है, हाई क्वालिटी हाईली एफिशिएंट मोटर यूज करो, फिर हाईली एफिशिएंट ट्रांसफार्मर यूज करो, ठीक है। तो 5 पॉइंट हो गए आपके, 3 ये हो गए, 2 वो हो गए, हाईली एफिशिएंट ट्रांसफार्मर और हाईली एफिशिएंट या फिर हाई पावर फैक्टर आपके मोटर, इंडक्शन मोटर यूज करो। तो आपके 5 पॉइंट ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें आपको डिटेल नहीं जानना है, ठीक है, स्टैटिक कैपेसिटर क्या होता है, सिंगल कंडेंसर क्या होता है, फेज एडवांसर होता है क्या, ये सब डिटेल में नहीं जानना है आपको, ठीक है, इनके नाम पता होना चाहिए, ठीक। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर हमारा करंट को क्या करता है, वोल्टेज के बराबर लाता है, ठीक है, लीड कराता है, ठीक, तो लीड कराता है। जैसे हम लोग की वेव फॉर्म बनती है बेसिक, तो ये वेव फॉर्म ने देखा होगा सभी लोगों ने, ये वोल्टेज है, ठीक। अगर ऐसे ही हमारा वोल्टेज चल रहा है और ऐसे ही मान लो करंट हमारा चल रहा है, ठीक, तो करंट हमारा देखोगे आप इस पॉइंट पे आके कौन आगे है, वोल्टेज आगे आगे, ऑब्वियस सी बात है, करंट पीछे है, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहता है, करंट क्या कर रही है, लैग कर रही है, पीछे है। तो यही जो लैग हो रहा है इसी को हम लोग कहते हैं लो पावर फैक्टर, ठीक है, मोटा मोटा समझ लो आप लोग, लो पावर फैक्टर। यही चीज अगर ऐसे हमने क्या दिया, ये हमने वोल्टेज बना दिया, ठीक, करंट को अब करंट ऐसे ही हमारी मान लो क्या करे, लीड करे, आगे जा रहे हैं। तो अब इस पॉइंट पे देखोगे आगे करंट कौन आ गया है, करंट आ गया है, ठीक है, करंट लीड कर रही है। तो ये करंट को आगे आगे दौड़ाने वाला कौन है, कैपेसिटर है, ठीक है। तो जो मोटर में वाइंडिंग होती है, ठीक है, उसकी वजह से होता क्या है, उसकी वजह से करंट लैग करने लगती है, इधर पीछे चलने लगती है। तो जब कैपेसिटर लगा देते हैं हम लोग तो क्या करता है कैपेसिटर, इसी को, ये जो करंट लैग कर रही थी ना अभी, इसी को उठा के क्या करेगा, लीड कराएगा, ठीक है, इसी को उठा के लीड करा देगा, ठीक है। तो पहले तो लीड इतना वो उसको कराना था और पहले कितना था, पहले इतनी थी, ठीक है। दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगी तो लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में हमारा वोल्टेज ये है और करंट भी लगभग वोल्टेज के साथ ही चलेगी, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा करंट और वोल्टेज दोनों एक साथ जब चलते हैं तो हमारा पावर फैक्टर जो होता है वो बिल्कुल 1 आता है, ठीक है, मैक्सिमम आता है, ठीक है। कोई उन दोनों के बीच में का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल साथ चलने चाहिए। तो इसका मतलब पावर फैक्टर 1 है, ठीक है। ये मोटी मोटी चीज थी। तो कैपेसिटर क्या करता है, वो करंट को आगे दौड़ाता है, ठीक है, वोल्टेज से, ठीक है। तो हम लोग इसलिए स्टैटिक कैपेसिटर यूज करते हैं। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, ठीक है, उसकी वैल्यू चेंज ना हो रही हो, स्टैटिक कैपेसिटर यूज करते हैं। दूसरा क्या था, सिंक्रोनस कंडेंसर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे सर्किट बना हुआ है, आप लोग को समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आर और एल है, एल की वजह से, एल मतलब वाइंडिंग,
वाइंडिंग है उसकी वजह से लैग होता है करंट, ठीक, उसके साथ हम लोगों ने पैरेलल में कैपेसिटर लगा दिया, तो कैपेसिटर से क्या हो रहा है, करंट वो सही हो जाएगी, लैग नहीं करेगी बस, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जिनको समझना समझे, ठीक है, बाकी आप लोग को नहीं समझना है। तो इससे फायदा क्या हुआ हमारा, एडवांटेज क्या हुआ, ठीक है। अब एडवांटेज आप सबके अलग अलग ना पढ़ो, एडवांटेज लास्ट में मतलब सबके मैंने लिख दिए एक साथ, ठीक है। तो ये अलग अलग दिए हैं, जिसको इंटरेस्ट है वो पढ़ सकता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या है, सिंक्रोनस कंडेंसर। सिंक्रोनस कंडेंसर भी हमारा एक तरीके क्या होता है, इतना पता होना चाहिए, एक तरीके क्या होता है, एक मोटर होता है, ठीक है। तो वो हमारा बस होता क्या है, ऑपरेट्स एट नो लोड एंड ओवर एक्साइटेड, देन इट इज कॉल्ड सिंक्रोनस कंडेंसर। बट इतना ही बस आपको 2 लाइन याद करनी है, ओवर एक्साइटेड या फिर ओवर एक्साइटेड एंड नो लोड सिंक्रोनस मोटर इज कॉल्ड सिंक्रोनस कंडेंसर। ओवर एक्साइटेड एंड नो लोड सिंक्रोनस मोटर इज कॉल्ड सिंक्रोनस कंडेंसर। ना इसका यूज करके हम लोग की पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाती है, और ये लिख देना है बस। जनरली सिंक्रोनस कंडेंसर यूज टू इंप्रूव पावर फैक्टर इन लार्ज इंडस्ट्रीज। हो गया, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने काम से काम मतलब भर की चीज है, उसको पढ़ लेना, समझ लेना है। और जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड क्या है, ओवर एक्साइटेड, नो लोड, सिंक्रोनस कंडेंसर, बस 3 कीवर्ड है इतने में सिर्फ 3 कीवर्ड है। इन 3 कीवर्ड आपके अगर पेपर टाइम याद होंगे तो आप सेंटेंस बना के लिख लोगे। अगर आपको तीनों वर्ड नहीं याद होंगे तो आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे, उल्टा सीधा कुछ ना कुछ लिख दोगे, उससे नंबर नहीं मिलने वाले। तो मेन होता है कीवर्ड, ठीक है, मेन होता है कीवर्ड। कीवर्ड ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर चीज के लिए, कंटेंट बनाने के लिए, ठीक। अब आगे चलते हैं। तीसरा था फेज एडवांसर, ठीक है। फेज एडवांसर क्या होता है, ये एक सिंपल एसी एक्साइटर है विच इज कनेक्टेड टू द मेन शाफ्ट ऑफ द मोटर एंड ऑपरेट्स विद मोटर सर्किट फॉर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, ठीक है। एक सिंपल एसी एक्साइटर है, बस सिंपल एसी एक्साइटर है, बस काम खत्म, ठीक है। देयरफॉर पावर फैक्टर ऑफ द इंडक्शन मोटर विल बी इंप्रूव्ड बाय यूजिंग फेज एडवांसर, ठीक है, खत्म कहानी, ठीक। इसके नाम से आप सब सकते फेज एडवांसर, ये फेज को एडवांस कर दे रहा है, आगे कर दे रहा है, सही कर दे रहा है। जो फेज लैग कर रहा था उसको आगे कर दे रहा है, एडवांस कर दे रहा है, बस। तो जो लैगिंग हो रही थी वो हट जाएगी, सही हो जाएगी, ठीक है। तो बना के आप लिख सकते हो एडवांसर का जो मतलब होता है। बाकी लिखा तो सब कुछ है इसमें, ठीक है, लिखा बिल्कुल एग्जैक्ट, ज्यादा फालतू चीज नहीं लिखी है इसमें, जितना एग्जैक्टली आपका समझना जरूरत है उतना ही लिखा हुआ है यहाँ पे, उससे ज्यादा नहीं लिखा हुआ है। जब इसको पेपर में लिखोगे ना तो यहाँ आपको देखने में ज्यादा लग रहा है, जब पेपर में लिखोगे तो ये 3 लाइन में आएगा सिर्फ, ठीक है। लंबी लंबी शीट्स में लिखोगे तो 3 ही लाइन में आने वाला ही। इसके बाद फेज एडवांसर हो गया, 3 चीज मैंने बता दी, ठीक है। इसके बाद चौथी चीज क्या बताई थी मैंने, हाईली एफिशिएंट ट्रांसफार्मर, ठीक है, एंड हाईली एफिशिएंट आपके इंडक्शन मोटर का यूज करेंगे तो हमारा इंप्रूव हो जाएगा पावर फैक्टर, ठीक। तो ये 3 मेथड है, ये 3 मेथड तो आपके बिल्कुल है ही मेथड, ये यूज हो ही रहे हैं, ठीक है। बाकी दो मेथड बताए लास्ट में, ये आपको रेगुलर बेसिस पे इनके ऊपर जो है रिसर्च चल रहा है कि कैसे कैसे और अच्छा ट्रांसफार्मर, कैसे और अच्छा मोटर बनाया जा सके, ठीक है। तो वो और रिसर्च चलता रहता है और अच्छे हाईली एफिशिएंट आता रहता है, ठीक है। इसके बाद तो लास्ट में जो बेनिफिट है वो क्या हुआ, हमें टोटल बेनिफिट क्या हुआ, हमने इम्प्रूव किया पावर फैक्टर, टोटल बेनिफिट क्या हुआ, टोटल बेनिफिट ये हुआ हमारा कि इम्प्रूव करने से हमारे पूरे सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ गई, ठीक। वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा था वो घट गया, ठीक। रिडक्शन इन द साइज ऑफ कंडक्टर का साइज है वो भी कम, हम लोग को कम साइज में हो गया, उसका साइज कम हो गया तो हमें कम कॉपर की जरूरत पड़ रही है, कम एल्यूमिनियम की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। कॉस्ट कम हो गया, सब चीज देखो पैसे पे आके फंस जाती है, ठीक है। जितना आप पढ़ रहे हो मैनेजमेंट है, सब कुछ पैसे पे आके फंस जा रहा है, ठीक है। अगर पैसा ना हो, पैसे की दिक्कत ना होती और एनवायरमेंट पोल्यूशन ना होता, ठीक है, तो हम लोग ये सब सब्जेक्ट ना पढ़ रहे होते, ठीक है। ये हम लोग को इसीलिए पढ़ना पड़ा है कि हम लोग को एनवायरमेंट को सेव करना है और अपना पैसे बचाने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, एन इंक्रीज इन अवेलेबल पावर बढ़ जाती है, ठीक है। वो मैंने अभी दिखाया आपको कि पावर फैक्टर अगर 0.5 ले लोगे तो 115 वाट मिलेगा, 1 ले लोगे तो 230 वाट मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका ऐसे करके अवेलेबल पावर है वो बढ़ जाती है,
ठीक है। फिर जो कॉपर लॉस है वो घट जाते हैं। फिर साइज ऑफ जो इक्विपमेंट है वो भी हमारे ठीक ठाक साइज में हम लोग को काम करने लगता है, ठीक है। 0.75 या आधे एचपी का मोटर ही काम कर देता है हमारा जितना चाहिए होता है, ठीक है। हम लोग को 1.5 HP की लाइन जो होती नहीं है, क्योंकि पावर फैक्टर सही आ रहा है, वो पूरा अच्छे से काम कर सकता है, ठीक है। फिर पेनल्टी हम लोग को नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर लो किलोवाट आवर, यानी हम लोग को किलोवाट कम उठेगा, ठीक है। किलोवाट कम उठेगी, यूनिट कम उठेगी हमारे घर में, ठीक। सेविंग इन पावर बिल, ठीक है। यूनिट कम उठेंगे तो सेविंग होगी अपने आप। फिर पावर सिस्टम का बेटर यूज है, ये सब तो वही रिपीटेड होता जा रहा है। फिर सेविंग एनर्जी, ठीक है। ये सब वही वही चीज आती जा रही है वापस, ठीक है। तो मेन मेन पॉइंट जो थे वो यहाँ तक थे। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो कि मेरे हिसाब से जो मैकेनिकल हैं वो लोग ध्यान ना दें। इलेक्ट्रिकल का क्लास का नोटिफिकेशन आया है क्या? अभी आया है? नो सर। अभी कुछ आया है, देख लो आप लोग। सही मैंने देखा। अच्छा, वो आया। ठीक। तो अभी क्या है कि अभी ये छोटी चीज है, ये थोड़ा सा ना इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है और बहुत सरल चीज है, ठीक है। अगर कोई कहेगा कि आपको जो जो हमने पढ़ा अभी स्टैंड कैपेसिटर, जो क्या बोलते हैं कैपेसिटर आपको लगाना है, स्टैटिक कैपेसिटर लगाना है, वो कितना लगाना है वो पता कैसे चलेगा हमें? कितने केवीआर का लगाना है, ठीक है। तो उसके लिए छोटा सा ये इलेक्ट्रिकल का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर हमारी यूटिलिटी बिल में पावर फैक्टर इतना है 0.72 है और हमारा एवरेज किलोवाट 627 है, तो हमें कितने केवीआर लगाने पड़ेंगे जिससे हमारा पावर फैक्टर इंक्रीज होके 0.95 हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। वो फॉर्मूला कौन सा है? ये वाला फॉर्मूला है। तो इसको यहाँ लगाया गया है वही। तो केवीआर रिक्वायर्ड इक्वल्स टू पी इंटू tan phi1 माइनस tan phi2, ठीक है। तो यहाँ पे cos phi1 दिया है, cos phi1 से आप tan phi1 निकाल लोगे, ठीक है। cos phi1 से tan phi1 निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। ये हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद cos phi2 जो है उससे हम लोग tan phi2 निकाल लेंगे। tan phi1 माइनस tan phi2 कर देंगे तो हमारा ये केवीआर आ जाएगा। ये छोटी सी चीज है, ये इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे तो बिल्कुल ही इसको नोट डाउन कर लेंगे। ये बिल्कुल ऐसा फॉर्मूला है कि आपको हर जगह इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज बहुत अच्छी फॉर्मूले है, ठीक है। छोटा फॉर्मूला है, बहुत अच्छा है, बहुत यूजफुल है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हमारा टॉपिक्स दिया गया है कि सिलेबस में सैंक्शन लोड क्या होता है, ठीक है। मैक्सिमम डिमांड मैं बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। मैक्सिमम डिमांड क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट डिमांड क्या होता है, फिर उसके बाद कुछ और भी है, देखते हैं क्या। तो सैंक्शन लोड क्या है? सैंक्शन लोड हमारा है कि मीन्स द लोड इन किलोवाट, ठीक है, या फिर केवीए। तो लोड किलोवाट केवीए दोनों में होते हैं, ठीक है। बट क्या होता है कि केवीए जो होता है उसको पावर फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो किलोवाट आ जाता है, ठीक है। तो वही चीज तो हमने पढ़ा अभी, P इक्वल्स टू वी आई कॉस फाइव, वही फॉर्मूला आ गया। कॉस फाइव पावर फैक्टर है, वी आई हमारा केवीए है और P किलोवाट है। वही चीज मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। तो है वही चीज है सारी। सैंक्शन लोड क्या है? मीन्स द लोड इन किलोवाट केवीए या फिर केवीए किसी को भी ले लो, विच द लाइसेंसी मतलब जिनसे आपने लाइसेंस, जैसे कानपुर में हमारा कैस्को है, ठीक है। तो उनसे आपने जो उन्होंने एग्री किया है, हैज एग्रीड टू सप्लाई फ्रॉम टाइम टू टाइम सब्जेक्ट टू द गवर्निंग टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। उन्होंने कितना सैंक्शन लोड आपको दे के रखा है, ठीक है। ये आपके बिल में भी लिखा रहता है कितना लोड आपने आपको दे के उसने रखा है, कितने का आपने सैंक्शन किया गया लोड, ठीक है, वहां से पास किया गया आपको देने के लिए आपके मीटर पे, ठीक है। तो ये सैंक्शन लोड होता है, इसकी डेफिनेशन। इसके बाद
यहाँ पे कुछ लिस्ट दी गई हैं, यहाँ पे आपके घर में ये सब चीजें लगी होंगी, ठीक है। तो आपके अभी सैंक्शन लोड निकलता कैसे है, ठीक है, वो आपके घर में चेक करने आएगा, वो आपसे पूछेगा कि आपके घर में क्या क्या इक्विपमेंट है, या फिर आपके घर में देख लेगा, ठीक है। या फिर आप फॉर्म फिल करके दोगे तो उसमें आप खुद लिखोगे कि मेरे घर का लोड इतना है, ठीक है, इसलिए मेरे को इतना लोड सैंक्शन चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि वो चेक करने आए तो वो देखेगा कि रेफ्रिजरेटर है तो वो कितने किलोवाट का होता है, 225 का होता है लगभग, ठीक है। कूलर इतने का होता है, जो स्मॉल मीडियम कूलर होते हैं, फैन इतने का होता है, ये तो नॉर्मल वॉट है रेटिंग, ठीक है। आप लोग अपने घर में भी इन सब के हिसाब से लोड निकाल सकते हो, ठीक है, कितना आपका सैंक्शन लोड और कितना मीटर के बिल में आता है सैंक्शन लोड है, और आपके घर में एक्चुअली में कितना लोड लगे हुए हैं, ठीक है। तो सैंक्शन लोड से कम ही आपके घर में लोड लगे होंगे या फिर उसके बराबर होंगे, ठीक है। तो ये चीज नॉर्मल सी टेबल है जिससे आपको लोड पता चल जाएगा, ठीक है। नॉर्मल चीजों कितना कितना वॉट होता है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा मैंने डाल दिया था। दूसरा टॉपिक जो उसके बाद टॉपिक आता है मैक्सिमम डिमांड का, वो बता ही दिया था मैंने मैक्सिमम डिमांड होता क्या है, लेकिन फिर से देख लेते हैं। मैक्सिमम डिमांड क्या है? मैक्सिमम डिमांड इन केवीए इज नथिंग बट पीक ऑपरेटिंग लोड, ठीक। मैक्सिमम ऑपरेटिंग लोड इन किलोवाट ऑफ द कंज्यूमर फॉर अ स्पेसिफिक इंटरवल डिवाइड बाय ऑपरेटिंग पावर फैक्टर, ठीक है। तो पीक जो लोड है, जैसे पीक यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर पीक लोड, ठीक है। ये एक एप्लीकेशन था इंटरनेट पे मैंने देखा, उसमें वहां पे एंटर पीक लोड डालोगे, मान लो 2 किलोवाट का लोड है आपके पास। आपने कभी ऐसा होता है जैसे गर्मी का टाइम चल रहा है, दोपहर का टाइम, अपने अपना फ्रिज भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, ठीक है, फैन भी चल रहा है, मान लो सब चला रहे हो आप, तो टोटल लोड आपका, पीक ऑपरेटिंग लोड आपका 2 किलोवाट आ रहा है, ठीक है। उस समय 2 किलोवाट का सब चीज चल रही है, ठीक है। और सैंक्शन लोड आपका उससे ज्यादा होगा, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक। तो आपका पीक ऑपरेटिंग लोड इतना है, पावर फैक्टर मान लो 0.9 है, तो आपका जो मैक्सिमम डिमांड है, जो एमडी आएगा, वो केवीए में जो आएगा 2.22 आएगा, ठीक है। वो कैसे होता है कि 2 को डिवाइड कर देंगे पावर फैक्टर से, 2 डिवाइड बाई 0.9, तो हमारा मैक्सिमम डिमांड आ गया, ठीक। तो इतना सिंपल सा है, ठीक है। जो आपका किलोवाट है वो पीक कितना है और पावर फैक्टर से डिवाइड कर दो तो आपका मैक्सिमम डिमांड आ गया, ठीक। तो वही चीजें लिखी हुई है। देन तो और जो ये जो इंटरवल है ये हमारा वैसे नॉर्मली मंथली होता है, मंथली बिल चेक करने आता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है। इंटरवल हमारा जो एनर्जी प्रोवाइडर है वो डिसाइड करता है, मंथली लेगा, हाफ ईयरली लेगा, ठीक है, जो भी लेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा मैक्सिमम डिमांड की डेफिनेशन क्या थी कि जो किलोवाट है, पीक ऑपरेटिंग किलोवाट है या लोड है, ठीक है, इन किलोवाट डिवाइडेड बाय पावर फैक्टर इज कॉल्ड मैक्सिमम डिमांड इन किलोवोल्ट एम्पियर, ठीक। मैक्सिमम डिमांड हमेशा किलोवोल्ट एम्पियर में हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमारा ये हो गया। इसके बाद एक छोटा सा इसमें एग्जांपल दिया है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल यू आर रनिंग 5 नंबर्स ऑफ, क्या है, 5 नंबर ऑफ 5.5 किलोवाट मोटर है, ठीक है। और वो सारे मोटर 90% लोड पे काम कर रहे हैं, उनको पूरी तरीके से आप लोड पे नहीं कर चला रहे हो, आप उनको 90% लोड पे चला रहे हो, ठीक है। और पावर फैक्टर 0.8 है, तो पीक लोड कैसे निकालोगे आप? 5 मोटर हैं, ठीक है, सबका किलोवाट 5.5 है और 90% का उनका लोड है, ठीक है, यानी लोड फैक्टर 90% है, ठीक है। 90% लोड पे चल रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका पीक लोड आ जाएगा। अब पीक लोड से आपको सिर्फ पावर फैक्टर से डिवाइड करना है, यानी 0.86 है, तो आपका बढ़िया से तुरंत वो आ जाएगा, क्या, मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। तो मैक्सिमम डिमांड आपका 28.77 आ गया, ठीक है। तो आपने यहाँ देखा होगा कि मैक्सिमम डिमांड 28.77 आ गया, और हमारा जो पीक लोड था वो 24 है, ठीक है। लोड 24 है, लेकिन डिमांड वो उठा कितना रहा है, मतलब वो कितना एनर्जी उठा रहा है आपके मीटर से, मतलब सप्लाई लाइन से कितना उठा रहा है, वो उठा रहा है 28.77 kVA, ठीक है। और आपको मिल कितनी रही है? आपको मिल रही है 24.75, ठीक है। आपका 4 यहाँ पे अंतर दिखाई दे रहा है, जितने का उठने का आपका लॉस हो रहा है,
ठीक है। तो मैक्सिमम डिमांड मतलब पूरा जो टोटल जो मैक्सिमम डिमांड आ रहा है टोटल कैलकुलेट करना, ठीक है। इसलिए केवीए में होता है। केवीए, क्योंकि केवीए जो होती है हमारी अपरेंट पावर होती है, टोटल पावर। तो मैक्सिमम डिमांड हमारी टोटल पावर में कैलकुलेट होती है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद छोटे छोटे टर्म है, बस इसके बाद खत्म नहीं है। इसमें क्या है, ये हमारा है कॉन्ट्रैक्ट डिमांड। क्या होता है और मैक्सिमम डिमांड तो पढ़ा ही आपने। कॉन्ट्रैक्ट डिमांड होता है इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर दैट अ कंज्यूमर डिमांड्स, ठीक है। वो डिमांड जितना करता है, ठीक है, फ्रॉम यूटिलिटी, मतलब यूटिलिटी मतलब जो सप्लाई दे रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका जो कैस्को है वो सप्लाई दे रहा है इन अ स्पेसिफाइड इंटरवल, ठीक है। मान लो मंथली आपका कितना डिमांड कस्टमर मांग रहा है, ठीक है। तो वो हमें कॉन्ट्रैक्ट डिमांड बताता है। वाइल द मैक्सिमम किलोवाट एंड ऑफ किलोवाट रिक्वायरमेंट ओवर अ बिलिंग साइकिल इज मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। तो कस्टमर जितना मांग रहा है, ठीक है, वो तो अपने हिसाब से मांग रहा है, उसको जितनी समझ है, ठीक है, वो अपने हिसाब से मांग रहा है कॉन्ट्रैक्ट डिमांड, ठीक है, उसको कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। लेकिन एक्चुअल में कितना डिमांड यूज हो रहा है, मैक्सिमम एक्चुअल में कितना डिमांड मैक्सिमम जा रहा है, तो वो उसको मैक्सिमम डिमांड कहते हैं। मैक्सिमम डिमांड को छुपाया नहीं जा सकता। मीटर में जो काला वाला बटन आता है उसे जब दबाओगे तो एमडीआई दिखाएगा आपको, मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, ठीक है। वो आप देखोगे उससे पता चलेगा, उसको आप छुपा नहीं सकते कभी, ठीक है। तो मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर होता है, उससे पता चल जाता है कि मैक्सिमम डिमांड कितना है, ठीक है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट डिमांड मतलब से एक तरीके से कस्टमर का जो डिमांड होती है फ्रॉम यूटिलिटी, उसको कॉन्ट्रैक्ट डिमांड कहा जाता है, ठीक है। बस इतना ही था उसमें अंतर। उसके बाद एक आता है टर्म मिनिमम मंथली चार्जेस, MMC। ये क्या हो, ये होता है कंज्यूमर से लिया जाता है, आर लीव फ्रॉम कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर से लिया जाता है टू रिकवर द फिक्स्ड कॉस्ट कंपोनेंट ऑफ टू पार्ट टैरिफ। टू पार्ट टैरिफ हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। टू पार्ट टैरिफ में AX प्लस BY करके था, C इज इक्वल टू AX प्लस BY। तो दो पार्ट टैरिफ था, उसमें हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट कंपोनेंट है, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट कंपोनेंट है। टू पार्ट टैरिफ में ये दो ही टर्म थे, फिक्स्ड कॉस्ट वाला हटा दिया गया था। तो फिक्स्ड कॉस्ट टैरिफ कंपोनेंट को अगर ऐड करने के लिए हम लोग को मिनिमम मंथली चार्जेस लगा देते हैं हम लोग। टू पार्ट टैरिफ जिसके में चल रहा होता है उसमें अगर हम लोग को फिक्स्ड कॉस्ट लगाना होता है तो हम लोग उसमें फिक्स कॉस्ट कंपोनेंट नहीं, हम लोग सीधे उसको कहते हैं कि भाई तुम्हारी MMC लगेगी, ठीक है, मिनिमम मंथली चार्जेस लग जाएगा, ठीक है। तो वो हमारा जब मिनिमम मंथली चार्जेस लग जाएगा तो पूरा हमारा AX प्लस BY प्लस D पूरा हो जाएगा। ये हमारा दिस बेसिकली कंसिस्ट ऑफ रीजनेबल रिटर्न ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड स्टैंडिंग चार्जेस। मतलब चार्जेस के ऊपर मेंटेनेंस और सैलरी वेजेस सारी चीज उसमें फिक्स चार्जेस में इंक्लूड रहती हैं, ठीक है। मान लो सप्लाई नहीं भी ले रहे हो तब भी वो फिक्स चार्ज आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि मीटर लगा हुआ है, सप्लाई आपके मीटर में आ रही है, ठीक है, तो फिक्स चार्ज देना ही देना है। तो यहाँ पे आपका इतना, इस पार्ट में इतना खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट में छोटी चीजें, अब ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं बची हैं, ठीक है। जितना कॉम्प्लेक्स था वो अभी खत्म हो गया। ट्रांसफार्मर आप पढ़े होगे बेसिक में। ट्रांसफार्मर क्या होता है कि एक तरीके का आपका एनर्जी क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, ठीक है। बस वो क्या करता है, वोल्टेज में वेरिएशन ला देता है, बढ़ा देता है, कम कर देता है, बस, ठीक है। एनर्जी का ट्रांसमिशन करता है और वोल्टेज